प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले धमकियों के बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला कर लिया। जून और जुलाई में इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा, बानी पीटीआई ने खबरदार कर दिया। बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत से किस बात से खफा, मुलाकात क्यों नहीं की? जेल में सहाफियों से बातचीत में कई बड़े इंकशाफ, साबिक सदर अलवी के एस्टैब्लिशमेंट से शिकवे, मुज़ाकरात न होने पर दिल बर्दाश्ता। इसके अलावा बात करेंगे ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में एस्टैब्लिशमेंट पर चढ़ाई कर दी। फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर अयूब खान की लाश निकालकर फांसी पर लटकाने का मुतालबा कर दिया। असम्बली फ्लोर पर हुकूमती ऑपोजिशन बेंचों का शदीद टकराव। इसके अलावा बात करेंगे नैब ने नून लीगी दौरे हुकूमत 2016-18 के गंदम स्कैंडल की तहकीकात बंद कर दी। मामला एंटी करप्शन पंजाब को मुंतकिल करने की सिफारिश। दूसरी जानिब अरबों रुपए के गंदम स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने एमडी और जीएम पास्को को मुअत्तल कर दिया। क्या 2 अफसरान को मुअत्तल करने से अरबों रुपए का मामला हल हो गया? इसके अलावा बात करेंगे बिजली और आटे पर सब्सिडी न मिलने पर आजाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर, हालात कशीदा। मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, हंगामे, जलाओ घेराव। अवामी एक्शन कमेटी का ब्यूरोक्रेसी की मराहत खत्म करने का मुतालिबा। हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। एहतजाज फिर भी जारी। आखिर एहतजाज की बुनियादी वजह क्या बनी? मामलात संभालने में नाकामी का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम पहलुओं पर आज के प्रोग्राम में नजर डालेंगे। हमें ज्वाइन किए है सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम सलाम जी। न्याई साहब, आपकी आवाज कम आ रही है, ये बताइए, पहले तो आप वेलकम करेंगे। आवाज कम आ रही है? अच्छा, आपको वेलकम करेंगे शो पे। और साथ में न्याई साहब ये बताइए कि ये जो आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से अडयाला जेल में, आपको क्या लगता है आरिफ अलवी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए जी, अगर वो कहते हैं ना कि मुंह लगती बात अगर बंदा करे, तो आरिफ अलवी साहब इस वक्त अपने आप को मुकम्मल तौर पर उनका एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है या एक नई प्रोफेशन चल रही है, क्योंकि एक वो सियासत से कट ऑफ होने के बाद दोबारा वो अपने आप को री इंस्टॉल करवा रहे हैं। ट्वीट कर रहे होते हैं, परसों ट्वीट होने की कि जी मैं पार्टी का सदर नहीं बनाया जा रहा हूँ, किसी एक ने बयान दे दिया हो तो लंबी चौड़ी वजाहत दी। तो वो मैं उसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड समझता भी हूँ। इमरान खान साहब के उनके रिलेशन जो हैं खराब नहीं है, लेकिन डॉक्टर अलवी साहब को ये 100% असरटेन करना कि इमरान खान साहब उनको वो अहमियत देंगे और पार्टी के जो नए कैडर्स के क्रिएट कर लिए गए और नए नए चेहरे सामने हैं, तो उसमें वो कहाँ खड़े होंगे? आया उनके नीचे काम करना पड़ेगा या आगे काम करना पड़ेगा? ये तो असल दास्तान उनकी आनिए जानिए कि वो अपने आप को बहाल करवा रहे हैं और उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और वो उसके अंदर से अपने आप को गुजरवा रहे हैं। बाकी डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से मुलाकातें करके जब करवाई बाजवा साहब से, तो उसका मैं एक आपको बिल्कुल बाजवा साहब की अपनी ज़बानी बता देता हूँ, और ये अब मेरा ख्याल है कि बड़ी एक स्टार्टिंग रेवोल्यूशन होगी कि जब बाजवा साहब प्रेसिडेंट हाउस आए, इमरान खान साहब भी पहुंचा दिए गए और बाज़ाहिर वो खुफिया मुलाकात थी, लेकिन अगले दिन वो 400 उसका चर्चा था। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जब बैठने लगे तो इमरान खान साहब ने कहा कि आरिफ तुम बाहर चले जाओ। ये भुट्टो साहब के वक्त में भी था, उनकी बेटी के पास भी था। ये कुछ लोगों की जो जिसको कहना चाहिए वैल्यूज होती हैं वो वेस्टर्नाइज होती हैं, तो उसमें शायद इतना बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन बाजवा साहब हक्का बक्का रह गया कि एक बंदे ने इतनी मिन्नत तले करके मेरी मुलाकात करवाई। इमरान खान साहब ने उसको पलक छपकते छूटते ही कह दिया कि आरिफ तुम बैठ जाओ, और ये खासा इनडिग्निफाइड था। तो ये एक वन साइडेड ताल्लुक है। और उनकी जो बात है, फिर मैं खुद ऐनी शायद हूँ, मेरी भी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर साहब की पहुंच आजकल की मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है उस तक है। जब वो सदर थे तो भी इसका इतराफ़ करते थे कि वो इस मामले में उनकी जितनी कार्रवाई हैं, जितना उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान साहब की और जनरल आसिम मुनीर की टेलीफोन में बात हो जाए, खास और लाहौर ट्रैवल किया, फ़ोन मिलाया, जनरल आसिम साहब लाइन पे आए और सदर पाकिस्तान या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर जो है उन्होंने कहा बात करें। तो आसिम मुनीर साहब ने मदद कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो है
जाहिर है कि एक बड़ा एक अनकॉल्ड फॉर है कि सियासी जमात की किसी लीडर से बात करूं। तो ये तो टोटल हकीकत है कि वो इस मामले में उनका जब सदर थे तो जनाब मुनीर साहब की जो मैनेजमेंट है या जो उनकी कमांड है और जो कंट्रोल है वो वहाँ उनकी अप्रोच से करती। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि वो अपने आप को बहाल करवा रहे हैं। ठीक है, बहाल करवा रहे हैं या रेलेवेंट करने की कोशिश करें, लेकिन आरिफ अलवी साहब लाहौर में भी गए, वहां पे भी उन्होंने कुछ सहाफियों से मुलाकात की। किस मिशन पर हैं? कोई इस बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या गुफ्तगू रही और एजेंडा क्या है, किस किस से मुलाकात हुई? देखिए जी, अब ये बात तो तय है कि वो एक बड़ी अहम पोजीशन से आए हैं। वो कागजों में तो आईने पाकिस्तान के रूप में तो हालांकि वज़ीर आज़म पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन फिर भी फेडरेशन का जो हेड है वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। आर्म फोर्सेस का सरबराह भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। तो उसके बाद उस अहम पोजीशन से पब्लिक के अंदर भी अपनी वो अहम जो है एम्बियंस जो है या सराउंडिंग जो है वो डेवलप करने चाहते हो। मैं तो इसे गैसवा कर सकता हूँ कि वो एक जाती अब जो जिसको कहना है कि सेल्फ प्रमोशन सेल्स पे है और होना भी चाहिए। मैं भी होता तो ये करता है कि इंसान ह्यूमन और जो सियासत में होता है ह्यूमन साइकी है। लेकिन ये इमरान खान साहब के साथ जो है इन लोगों के सारों के मसाइल हल है। जिसको जिस जगह जिस दिन चाहा उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल से, पार्टी के लेफ्टिनेंट जनरल से उसको कर्नल बना दिया और किसी कैप्टन को उठा के 3 स्टार लगा के अपने राइट पे बिठा दिया, लेफ्ट हैंड बिठा दिया। तो उनके लिए ये जो है कि किसी की डिमोशन या प्रमोशन पार्टी के अंदर कोई बाएं हाथ का काम है और ये अक्सर होता रहता है। और उस तक तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें हमें कोई ज्यादा जो है संजीदा बात नहीं है कि डॉक्टर अली साहब जो कर रहे हैं वो अपनी एक सियासी जो अब उनको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है उसके बाद तो उसको वो बहाल कर रहे हैं या उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया। हम इसलिए भी आपको जहमत देते हैं कि आप इमरान खान साहब को भी पॉलिटिक्स में लाने वाले थे, लॉन्च करने वाले थे। उनसे पहले भी आप मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट एज फेलोज हैं, कजन्स हैं, और फिर आरिफ अलवी साहब से भी बड़ा आपका पुराना तल्लुक़ रहा है। सो लिहाजा आज के हालात में जो कुछ मीटिंग्स हुई हैं और आरिफ अलवी साहब अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई इन सिचुएशन पे शायद कोई बात ना कर सके, कमेंट ना कर सके। हैविंग सेड ऑल दिस, तो अलवी साहब जो हैं सर, आपको याद होगा अलीमा खान साहिबा ने कुछ अर्सा पहले, लास्ट ईयर की बात है सर, आपको भी हमने अपने शो में लिया था और आपने भी ये बात की थी कि अलीमा खान साहिबा ने इन पे बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे आरिफ अलवी साहब पे, और उन्होंने कहा था कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जेल में और वो बड़े शदीद मायूस हैं इनके रोल से, ये जो प्ले कर रहे हैं, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था ये वो रोल प्ले नहीं कर रहे, और इन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल देना था नहीं दिया, और इमरान खान साहब इनसे खुश भी नहीं है और इनसे मायूस हैं। उस पर बहुत सारी वो भी आई थी कि खान साहब ने अलीमा खान साहबा के ज़रिए आरिफ अलवी साहब की ज़रा थोड़ी सी वर्बल मतलब उनको बातें भेजी हैं। तो खान साहब तो बड़े नाराज़ थे और आरिफ अलवी साहब ने भी कहा था अपने 1-2 इंटरव्यूज़ में। तो आप समझते हैं कि खान साहब इस तरह के बंदे हैं कि अब उनको ज़रूरत पड़ गई अलवी साहब की, तो चलो ठीक है जी कि अलवी साहब ने रोल प्ले नहीं किया। बहुत सारे पीटीआई के लोग ट्रोलिंग हुई थी, आपको याद होगा, बड़ा कुछ वो ट्विटर सोशल मीडिया पे अगर अलवी साहब के खिलाफ बड़ी कैंपेन चली थी, तो फिर ऑल ऑफ सडन वो फॉरगॉटन हो गया कि खैर अलवी साहब ने रोल प्ले नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, नौकरी की, अपनी पेंशन, अपनी मरात, वो सारी चीज़ें उन्होंने सिक्योर करके आज वो खान साहब से मिलने पहुँच गए और खान साहब ने भी गले लगा लिया। सर ये क्या हुआ सर जी? एक बात तो है कि इमरान खान साहब के अंदर एक आदत ये भी है और ये मेरे ख्याल भुट्टो साहब के अंदर भी बहुत ही बड़ी अजीब गरीब चीज़ है कि बंदे जो है ना, हमारे लीडरों की बुरी आदतें अगर आपस में मिले, काश अच्छी आदतें भी कॉमन हो सारों में। तो भुट्टो साहब में ये थी कि इमरान खान साहब अपनी ही पार्टी के किसी बंदे से किसी दूसरे साहब हैसियत बंदे की बेइज्जती करवा के या उसके साथ जो उसको अंडरमाइन करवा के, तो एक बड़ी ही सेटिस्फेक्शन होती है। और उनके 2-3 बंदे होते थे जो उनकी बाकी पार्टी के लोगों की जो है खींचातानी किए रखते थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता था कि वो बंदा जो है उसकी आंखों से बिल्कुल उतरा हुआ है। मतलब शामिल कुरैशी की वो कभी भी उसको एज ए नंबर 2 रिस्पेक्ट नहीं मिली और वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे कि उनको नंबर 2 जो है कम से कम पार्टी की नजर में समझा जाए, उनको कोई खाता में नहीं लाता था। हत्ता कि आपने देखा कि शामिल कुरैशी जो थे 2018 के इलेक्शन से पहले जो है
लंबी चौड़ी तकरीरें करते रहे कि अच्छा मुझे अपने टिकट के लिए ढांगी 3 खान की मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी बातें हमारे सामने और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की। इससे अंदाजा लगाएं कि किस कसम पुर्सी का आलम था पार्टी के नंबर 2 या सीनियर वाइस चेयरमैन का। अब इमरान खान साहब जो है इस कैफियत को अगर आप जो है जनरलाइज करें तो अलवी साहब के बारे में भी इमरान खान साहब का कभी भी अच्छा ओपिनियन, ये एक बार ठीक है, बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं, या जो कुछ है कभी नरम कभी सरद कभी गर्म, इस तरह के वाकयात होते रहे। अब ये जो है ना अलीमा खान साहबा ने कोई बयान दिया था, वो भी मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब ने इस तरह कहा होगा, किसी पैराए में हो सकता है कह दियो, क्योंकि वो अलीमा खान साहबा ने खुद अपना भी अस्यूम किया होगा, क्योंकि कई दफ़ा वो सियासत की शायद समझ ना हो, मेरा मतलब अपना ख्याल मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ ना, और वो बंदा ये समझे कि नहीं अलवी साहब को यूं करना चाहिए। मेरे ख्याल इमरान खान साहब को अलवी साहब की लिमिटेशंस का पता था और वो ये समझते थे कि जो कुछ कर रहे हैं और ये इसी तरह ही करते हैं। या रफीक तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब एग्जाइल जा रहे थे या जेल में थे, तो रफीक तारड़ साहब नवाज शरीफ साहब के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जो मुशर्रफ साहब के साथ जो है काम कर रहे थे, और मुशर्रफ साहब भी चाहते थे कि थोड़ी सी लेजिटिमेसी रहे, उनको उन्होंने कंटिन्यू कराया। तो बुनियादी तौर पर रफीक तारड़ साहब ने बहुत सारी बातें ऐसी की होंगी जो उनके खिलाफ गई होंगी, लेकिन बावजूद नवाज शरीफ साहब दिल जमई से समझते थे कि इनका वहां रहना बहुत जरूरी है कि ये मेरे बंदे हैं। इमरान खान साहब ने डॉक्टर अली साहब को वहां जब देखा तो बहुत सारी चीजों ने करवाई, और जब कुछ नहीं किया होंगे उसमें हो सकता है उन्होंने कहा होगा नहीं इनको ये भी कर देना चाहिए था। लेकिन अमलन अगर आप मुझे पूछे कि इमरान खान साहब उनके सदारती रोल पे उनकी क्या ओपिनियन होगी, तो मैं जो तजिया कर सकता हूँ वो ये कि वो मुतमिन होंगे, क्योंकि उनकी जो हैसियत थी, इकबाल का शेर है ना कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है पाबगिल भी, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। तो ये होता है ऐसे कि आपके पास वो नहीं होती आज़ादी, और बहुत सारी चीज़ों में आपको आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से तो मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब भी अपना केस नहीं पेश कर सकते होंगे जितने खूबसूरती से आपने ये पेश किया। आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आपने कितनी खूबसूरती से ये सारे एक इशू को वो किया है सर, एक्सप्लेन किया है। सेड ऑल दिस, आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब ने कभी आरिफ अलवी साहब की वो रिस्पेक्ट नहीं की जो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही डिजर्व्ड, और उनको उन्होंने अपना पार्टी वर्कर ही समझा, अपना एमए नहीं समझा। मतलब 2-4 मैं आपको मिसालें दे देता हूँ जिसकी। एक आपको याद है यहाँ पे ये आए थे ये आए थे सऊदी या प्रिंस आए थे मोहम्मद बिन सलमान, और वहाँ पे एक ज़ियाफ़त थी तो जिसमें इमरान खान साहब भी खाना खा रहे थे, तो अलवी साहब भी बैठ के कोई 2-4 अल्फाज फरमा रहे, तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने वहीं पे कहा, जो माइक पे वो आई थी गुफ्तगू, उन्होंने कहा अलवी खड़े हो जाओ, नो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। चलो बंदा चिट भेज देता है किसी अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए, दिस इज़ अ प्रोटोकॉल के आप करते होते हैं कि चिट पे लिख के देते हो मिलिट्री सेक्रेटरी। उन्होंने वहीं पे कहा, उन्होंने अलवी खड़े हो जाओ, और अलवी साहब ने इतना बड़ा झटका खाया और वो खड़े हो गए। एक वाक़या भी आपने खुद सुनाया है कि जनाब के वहाँ पे उन्होंने बुलाया, बड़ी मिन्नतें तरलें की जनरल बाजवा साहब की, और वो उनके कहने पे आ गए कि सदर पाकिस्तान खुफिया मुलाकातें करवा रहे हैं, तो जो ही बैठे होंगे अलवी आप ज़रा बाहर जाएँ। ये मतलब और भी मैं बहुत सारी आपको मिसालें दे सकता हूँ। सो डू यू थिंक कि खान साहब जब उनकी खुद इज़्ज़त नहीं करते थे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि जनाब बाजवा करेंगे, जनाब से मुनीर करेंगे, दीगर लोग करेंगे? इज़्ज़त तो आप करवाते हैं। वो कहते हैं जो घर से इज़्ज़त जो आपको मिलती है बाहर भी वही मिलती है। जब घर में अलवी साहब की इज़्ज़त नहीं थी, उनकी पार्टी के उनके लोग या उनका ये प्राइम मिनिस्टर दीगर लोग सरेआम या किसी अथॉरिटी के सामने बातें करते थे, तो आज वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो जनाब से मुनीर से, वो DGI से, दीगर पोलिटिकल पार्टी से वो बात करा सके हैं? क्योंकि उन्हें तो पता है कि खान साहब तो इनको समझते कुछ नहीं है सर। और फिर अलीमा खान साहब वाला वाक़या भी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन सर, आई एम सॉरी, मेरी बात लंबी हो गई। नहीं, नॉट एट ऑल। मेरा ख्याल है अलीमा खान के तो मैंने पहले बताया, मुझे ऑलमोस्ट 99% श्योर हूँ कि वो अलीमा खान के अपने ज़हन की इख्तरा होगा, और अपने तौर पे भी वो ज़ाहिर है कि चूंकि कंसर्न थे तो किसी न किसी तरीके से अपने तौर पे उसकी तरदीद आ सकती थी। न्याय साहब उसकी तरदीद आ सकती है। टॉकिंग अबाउट सदर पाकिस्तान, तो खान साहब अभी शेर अफजल मरवत की क्लास ले लिया ना, खान साहब ने प्रेस रिलीज जारी करवा दिया ना सर। वही मैं आपको बता दूं, ऐसे जाहिरी एक्शन में ना जाए। शेर अफजल मरवत जो है, आप देखेंगे कि चंद महीने बाद अगर वो पार्टी का नंबर 2 होगा और अगर गौर की जगह पार्टी वो चला होगा तो आप हैरान ना हो। ये बहुत बड़ी गेम हो रही है। आप अभी डिस्कस इसमें भी बात क्योंकि आपने करनी है, वो भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना अर्ज करूँ कि इमरान खान साहब जो है, ये कोई मेरा ख्याल में फरवरी मार्च की बात है कि ड्रोन के खिलाफ 2012
ड्रोन के खिलाफ ये जो साउथ वजीरिस्तान लॉन्ग मार्च लेके गए थे, जो टांग तक गया था, आगे नहीं जा सका था। तो मैं भी उस लॉन्ग मार्च में साथ था। तो वो टांग में जाके उन्होंने कहा जी यहाँ पे तकरीर करके तो उसको डिस्पर्स करें, क्योंकि आप आगे खतरा है, और ये नो जो कोई एक्टिविटी हो जाए, वो अटैक हो जाए और कोई मसला हो जाए। तो इमरान खान साहब तकरीर करने लगे तो फ्रॉम नोवेयर उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल भुट्टो साहब का भी स्टाइल था, वो भी ऐसे अपने साथियों को जरूरी कर देते थे। तो स्टेज से माइक पे जलसे से एड्रेस करते कहा कि कहते हो शाह महमूद कुरैशी के तरह उसकी कहीं न कहीं टांगे कांप रही होगी। अच्छा। तो आपके साथ एक बंदा लाहौर से चला है और पूरा वहां तक पहुंचा है, और अब पब्लिक के अंदर जलसे में हो सकता है लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो जलसा, क्योंकि ज़ाहिर प्रेस भी साथ थी। तो वो आप फरमा रहे हैं। तो ये जो है ना, इज्जत आपके पास दो चीजें हैं, या इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर रह जाएं और इज्जत को भूल जाएं, और इज्जत करवा के अल्लाह रास्ता इख्तियार कर लें। तो मेरे ख्याल शामिल कुरैशी हो या आरिफ अलवी हो, ये बड़ा सख्त कमेंट नहीं है सर आपके पार्टी के जो कलीग हैं फार्मर, अगेन इजंट इट ए बिट हार्श कमेंट के आप कह रहे हैं या पार्टी में रहना है तो आप इज्जत और इन चीजों को भूल जाएं? मुझे इनको पता है, ये पता है, मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी बेतकल्लफी है। दूसरी पार्टीज में भी ऐसे ही है, दूसरी पार्टीज में भी ऑलमोस्ट 19-20 यही सिस्टम है सर। मेरा ख्याल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी चौधरी शुजात साहब या नवाज शरीफ साहब की पार्टी में होगा। मैं तो हकीकत है कि आपका भी उनसे वास्ता पड़ा होगा, वो एक बड़े उनके अंदर बड़ी सारी हम्बलनेस है, उनकी अपनी खराबी होगी। ये लेकिन उन्होंने खुर्शीद कसूरी साहब को कहा था सर, मैं एक रेफरेंस ढूंढ देता हूं आपको, खुर्शीद कसूरी साहब ने जब ये अमीर उल मोमिनीन बन रहे थे नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा 1999 में एक मीटिंग के अंदर बहस होती है या आपको अंडरमाइन करते हैं लीडर, वो तो आप ये कहेंगे चौधरी निसार के साथ क्या किया, वो बेइज्जती इज्जत नहीं हुई। ये नहीं कि उन्होंने चौधरी निसार को या खुर्शीद कसूरी को नवाज शरीफ साहब शहजादी साहब कहे, उस साहब कह के कहा होगा कि खुर्शीद कसूरी साहब आप जो है अपनी औकात में रहे या फलां रहे, वट एवर, मुझे नहीं पता क्या कहा होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये भुट्टो साहब के यहाँ था, बाकी मैंने नहीं देखा किसी जगह पे मुमताज दौलताना थे या कोई और थे कि वो इस तरीके से लोगों को। आपका पार्टी से जाने का जो आप फाउंडर मेंबर थे, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस के बोथ आप न्याजी हैं माशाल्लाह, पठान है, कजन है, डीएनए जीन्स एक ही हैं, सो यू स्टूड अगेंस्ट हिम, और आपने उनको ये अलाउ नहीं किया कि वो आपको इस तरीके से हैंडल करें, डील करें जैसे पार्टी के दूसरे लोगों को कर रहे थे। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि यू क्विट एंड यू लेफ्ट। मेरे ख्याल में मैं पहली बार प्रोग्राम में बता चुका हूं कि मैं कभी उसका मेंबर नहीं रहा, कभी किसी उसकी कमेटी का नहीं रहा, मतलब ऑफिशियल नहीं रहा। ये जरूर है कि इमरान खान साहब कई क्रूशियल मौके पे मुझे कहते थे यार फलान टॉपिक डिस्कस करना है तो तुम जरूर आकर। ये भी ठीक है कि इमरान खान साहब की पार्टी मीटिंग में जहाँ मैं नहीं बैठा हूँ और उनके कोई फैसला हो रहा है, कोई क्रिटिकल फैसला हो रहा है, कोई जिसके अंदर उनका समझता है कि मेरी इनपुट होनी चाहिए, तो अपनी पार्टी के बंदों को कहेंगे कि आप हुजूर न्याजी को फोन करके और कर ले। तो वो ये नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की जो चाहे स्वाब करे। ना सर जी, ना लाला जी, ना, ये मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे सामने कई दफ़ा आपको कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को सेल करने वाले, बेचने, मतलब लोगों तक लाने में, मीडिया को कन्विंस करने में, एक एक कालम निगार, एक एक लिखारी, सबको कैल करने वाले जी खान साहब से बड़ा बेहतरीन बंदा ही कोई नहीं है और ये पाकिस्तान बदल जाएंगे। वो तो आपको कहते हैं, शामी साहब आपके मुंह पे मैं मौजूद था, उन्होंने कहा कि हफीजुल्लाह खान उस वक्त आपने उनको सेल किया, बेचा, मतलब बेचने से मुराद कैल किया हमें, हम कैल हो गए तो आप खान से लड़ भिड़ के आप उनके खिलाफ हो गए। ये तो आपको मुंह पे कह चुके, मैं बैठा हुआ था सर। देखिए ना, मैं ये तस्वीर तो अभी आपको बता रहा हूँ, ये नशर हो रहा है। शामिल कुरैशी साहब को कई घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल किया। भाई इमरान खान साहब की क्या एक्शन था नहीं था, और फिर उसके बाद जावेद हाशमी साहब को सारी जिंदगी रिलेशन जो है उनके सामने रखा और उनको वास्ता दे के और तरीके साहब में लाया। और बेशुमार लोग हैं मेरे कई हाथ अपने हाथ में। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, अब थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू कट यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई दो चार और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आज यहाँ पे उमर अयूब साहब जो हैं, आप समझते हैं कि ये उनका वाइज फैसला है इमरान खान साहब का, उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर बनाना? अच्छे बंदे होंगे, डिसेंट आदमी होंगे, मेरा ज़ाती तौर पर बड़ा उनसे अच्छा ताल्लुक है, आज के नहीं बड़ा पुराना है, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, डोंट यू थिंक इट वाज अ बैड चॉइस कि जब, मतलब उनका इसमें कसूर तो नहीं है कि उनके दादा जो हैं वो इस मुल्क के वो रहे हैं, आर्मी जनरल रहे हैं, सदर पाकिस्तान रहे हैं, मतलब सबोटेज हुआ, वट एवर जो हुआ, जब वो खड़े होते हैं तकरीर करने के लिए तो हुकूमत को तो वो मिल जाती है कि वो हिट करें और उन पर अटैक करें। सो आपको लगता है कि उनका चॉइस ठीक है उमर अयूब को पोजीशन लीडर बनाने वाला, और लिहाजा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर रोज़ाना जी हंगामा होता है? एक ही मेरा अपना ख्याल है जी कि
ये जो उमर अयूब साहब हैं या गौहर साहब हैं या शेर अब्दुल मरवत साहब हैं या अली जफर साहब हैं या जितने बंदे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं सारा कुछ दरमियाने हैं, इससे कतई नजर उनके मेरिट में बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है कि पार्टी इमरान खान साहब से हाईजैक कर दी गई है। अच्छा। और ये उनकी मर्जी से की गई है। अच्छा। अब इमरान खान साहब के सामने जो प्लान होगा, हो सकता है उनके पास भी कुछ स्ट्रेटेजी हो, उनको पता हो कि एक दफा ये पार्टी देखा। अब ये तो देख लिया ना कि पार्टी हाईजैक भी की है, टिकट्स भी अपनी मर्जी के दिए हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो अंडरमाइन नहीं हुआ, क्योंकि आम वोटर ने जब इमरान खान को निकल के वोट दिया है तो वो जो बंदे इमरान खान साहब के प्रिटेंड करके गए थे, जो सॉल्यूशन ने फर्ज किया, मिसाल दे लेट्स अस्यूम और एक मफरूजा लेते हैं कि जी जो 80-85 बंदे इलेक्ट हुए हैं, 90 बंदे इलेक्ट हुए हैं, इसमें 30-35-40 एस्टैब्लिशमेंट ने खुद प्लांट किए होंगे, ये मैंने मीडिया में देखा है। लेकिन वो जब वोट मिल रहा है, उसका जो प्रेशर पड़ा है, तो अब वो जो है अपनी जो हमदर्दी है उनकी मुतज़्ज़ल हो चुकी है और वो जो है नई लाइन इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर है ना, जो टीम आई हुई है, जो सारों ने एक DGI HPR के बाद ये चौथा सख्त बयान आया है। ऐसे ही पहले जब आया था रऊफ हसन साहब का और उसके बाद असद कैसर साहब का या मोहम्मद अली अमीन गंडापुर का, और ये चौथा है, तो मुझे चारों में एक सिमिलैरिटी नजर आई है कि वो जिसको कहना चाहिए कि आप जलती को तेल का काम दें या एक आप मामले को में एक उसको भड़काएं। तो मुझे तो डर पड़ गया कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, अब ये मेरी बात इस बात को जरा आप जो है ना इसको हल्का भी ना ले और इसको नहीं सर, हम आपके किसी बात को हल्का नहीं लेते सर, दैट्स द रीजन वी ऑलवेज रिक्वेस्ट एंड इंसिस्ट यू का सर, ये उसका स्क्रिप्ट है कि ये लड़ाई करें। अच्छा। और ये जो बंदे कर रहे हैं ये इमरान खान का स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि उसकी सियासी काबिलियत नहीं है, हो सकता है कि वो भी एक्साइटमेंट में आके और इसके ऊपर वो ताली बजा रहे हों। एक बंदे को एक्साइटमेंट होती है ना कि मेरी पार्टी के बंदे दे आर ऑन फायर, तो वो जो एक्साइटमेंट होती है ऑन फायर की एज ए इमरान खान तो पूरी उम्र क्रिकेटर रहा है और फास्ट बॉलर रहा है, तो फास्ट बॉलर तो होता है ना कि ही ट्राइज टू मतलब हमेशा ऑन फायर होता है, तो ये एक्साइटमेंट है उसके अंदर। तो मैं तो समझता हूँ कि जी ये उमर अयूब की क्या तकरीर सुनिए वगैरह ना देखें, उसके पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है। एक बंदे के पास उसको पता है कि पाकिस्तान का जो पहला आइन है 7 अक्टूबर 1958 को इसके दादा ने तोड़ा, उसको भी छोड़े 7 जनवरी 1951 को जब से आर्मी चीफ बना है, ये बंदा जो है जितनी आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बुराई है, जितनी बुराई है, इसने ये सारी की सारी वायरस जो अयूब खान चाहिए। ये पहला आदमी था जिससे जब आर्मी चीफ बना तो इसकी दिली ख्वाहिश थी कि पूरी जिंदगी ताहयात आर्मी चीफ रहे। उसके लिए से वो जतन किए, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत घर गई, जब गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बुला के डिसमिस किया, तो ब्रिगेडियर हामिद का अकाउंट उनके बेटे शाहिद हामिद साहब ने लिखा है, जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। वो कहते थे राइट साइड पे अयूब खान बैठा था, कमांडेंट चीफ लेफ्ट साइड पे जनरल सिकंदर मिर्जा बैठा था, सारे साजिशों का टोला जिनको कोई सियासत ताल्लुक नहीं था, ना पाकिस्तान बनाने से। एक और साइड है, एक और साइड है। एक बात ये जब भी इसका नाम आता है, ठीक है, जैसे मेरा शौर है अयूब खान का नाम आता है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है कि आज मैं जिस आग के अंदर मुल्क गुसम हुआ है, ये आग जो है अयूब खान ने जलाई थी। और आज अगर उसने कहा है कि आर्टिकल 6 के तहत इनको फांसी दी जाए, तो मैं उसकी तायीद करता हूं कि वो ये कह रहे हैं उमर अयूब के मेरे दादा को कब्र से निकाल के फांसी दे, और यही बात ख्वाजा आसिफ नाज असेंबली में गई और बिल्कुल दुरुस्त गई है। मैं कहता हूं जब तक अयूब खान को जैसे वो क्रॉमवेल को होता इंग्लैंड के अंदर कब्रों से निकाल के अपने फांसी ना दी, तो कभी भी पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। इसको करेक्ट करने के लिए इस पे आपसे न्याय से कुछ और भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आप और मैं आपसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। कुछ और भी इसके अगेंस्ट भी कुछ व्यूज आते होते हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं। आप और मैं इस पे अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। सर जी थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी काइंड सर। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। आज की जो तमाम तर अहम डिटेल्स हैं, सियासी डिटेल्स हैं, और खासतौर पर PTI के हवाले से कुछ मामलात हैं जो क्लासेस साहब से डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं और बहुत एक हंगामा राय का मंजर था। इसके अलावा जो उमर अयूब साहब ने बातें की उनको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लास साहब, अभी आप और न्याई साहब जो बात कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी उन्होंने एग्रेसिव एक स्पीच की और जो बातचीत की, बड़ा हंगामा भी हुआ उसके बाद नेशनल असम्बली में। किस तरह से देख रहे हैं जो बात उन्होंने की है? बड़ा मतलब है, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को मैं 2002 से जानता हूँ मैं, और पिछले कोई कब से मैंने कोई एक स्टोरी की थी, मेरा ख्याल है 2008-9 से। तो ख्वाजा साहब के मेरे कभी कोई ना मुलाकात हुई ना कभी बात हुई, हालांकि पहले अच्छे बड़े अपोजिशन में थे तो मेरे बड़े अच्छे टर्म्स से, वी हैड ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट या मिलना या उनके फेरी स्पीचेस, ये उन चंद लोगों में से ख्वाजा आसिफ साहब जो किताब पढ़ने वाले बंदे हैं, बुक रीडर हैं, तो इसलिए भी मुझे पसंद थे। फिर उनका एक उनका एग्रेशन है उनके अंदर, अच्छी वो तकरीर कर लेते हैं, अपोजिशन को लताड़ सकते हैं। और मतलब मैं अगर हाउस में होता इन केस जस्ट इफ मतलब अगर मैं इस वक्त बैठा होता पार्लियामेंट में, तो मैं जिन 2-4 लोगों के साथ एंगेज ना होता तकरीर में या टांट में या कोई उनके साथ कोई मुकाबला डालने में, तो ख्वाजा आसिफ माइट हैव बीन द वन। ये मेरी रीडिंग है 2002 के बाद के। ख्वाजा आसिफ साहब उस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं जो तकरीर कर रहे हैं उन्हें करने दें, उनको ना प्रवोक करें। वो मतलब वन मैन आर्मी है, जैसे इमरान खान साहब वन मैन आर्मी है। मुख्तलिफ लोग होते हैं जो वन मैन आर्मी होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और भी लोग हैं जो अच्छी तकरीरें करते थे, जिनको तकरीर का फ़न आता है, जो 30-35 साल से पार्लियामेंट में है, उनका झाका उतर चुका है, उनका कोई शायनेस नहीं रही। सो दे आर वेरी उसमें अपनी तकरीरों में, अपनी गुफ्तगू में, जुमले में, अगर आपने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना होगा, वो कहीं पे वो नहीं घबराए, वो कहीं पे कोई मतलब नर्वस नहीं हुए, कहीं पे कोई नेसेसरीली बल्कि कुछ जगहों पे मतलब फंबल नहीं हुए, जुगते मार रहे हैं और बड़ी उसमें अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, और कोई उनको कोई घबराहट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब ये मेरी उनके बारे में रीडिंग है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मुझे नाराज भी हैं बड़ी, क्योंकि मैंने बात स्टोरीज की हुई, चीज़ें की हुई हैं, तो ये तो अपनी जगह पे है ख्वाजा आसिफ साहब की। 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब से जब माफ़ी की बात हो रही थी ना, ये मैंने इस पर कॉलम भी लिखा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने बाप के हवाले से माफ़ी मांगी हुई है। मैं उसका विटनेस हूँ कौमी असम्बली में कि इनके वाले साहब ख्वाजा आसिफ साहब के जो वालिद हैं ख्वाजा सफदर, ये जनरल ज़िया साहब की शूरा में थे, उनको सपोर्ट की उन्होंने, और उन्होंने एक दिन कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा, जनाब मुशर्रफ का दौर था 2002 और 2007 की असम्बली में, हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे वाले साहब को जनरल ज़िया की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, चाहे उनको भुट्टो साहब ने जेल में भी रखा था। भुट्टो साहब ने भी अपने दौर में अपोजिशन को सांस नहीं लेने दिया, मतलब मादरत के साथ उनका क्योंकि ट्रेजिक एंड हुआ, तो लिहाजा बहुत सारा उनके दौर की जो मतलब अपोजिशन के साथ ज्यादतियां थी वो लोग भूल गए, बिकॉज उनकी सिंपैथी आ गई उनके साथ। लेकिन भुट्टो साहब ने भी रियायत नहीं छोड़ी थी अपोजिशन के साथ उस दौर की, आप उठा के देख लें। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि मेरे वालिद को फिर भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, चाहे भुट्टो ने उनको जेल में भी डाला। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने वहां पे मांगी हुई है माफी, में विटनेस हुई इस बात का, नंबर 1। तो नंबर 2, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने बाप के जो एक्ट्स ऑफ मिशन कमीशन है दादे के, उनके बुनियाद पे कोई पोता या कोई बेटा जो है ना खड़े होकर कौमी असम्बली में या टीवी पे माफी मांगे। इसके लिए बड़ी करेज इज रिक्वायर्ड, बहुत बड़ी, और मैंने आज तक किसी और को नहीं सुना। और लेगेसी होते हैं आप अपने एंसेस्टर्स की, और उसी लेगेसी को अगर आप उस तरह से करें तो आप उनको डिसोन कर रहे हैं ना अपने वालिद की पॉलिटिक्स को, जिसकी वजह से आप सियासत में आए हैं। सो ख्वाजा आसिफ साहब को ये क्रेडिट जाता है, उनके बाकी उनकी चीजें 2 मिनट के लिए, जैसे मैंने कहा मेरा उनसे कितने साल हो गए, 2010 से देख लें, मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम, 14-15 साल से कोई उनसे नहीं है। लेकिन हमें से डाल दिस, वो इस चीज का वो कर चुके हैं, नंबर 1। दूसरी बात, मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, और उस पर ऑफ कोर्स पीटीआई बेहतर जानती, उमर अयूब को भी चाहिए था कि उमर अयूब इज़ ए डिसेंट मैन। मैं उनको ज़ाती तौर पर फिर मैं 2002 से जानता हूँ, जब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे शौकत अजीज़ साहब के साथ, तो उस वक्त से मैं अगेन पार्लियामेंट कवर कर रहा था, मुलाकातें भी होती थी, ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ। वो इस वक्त एक बिटरनेस का शिकार हैं जो कि नज़र भी आती है, और इट्स अंडरस्टैंडेबल कि उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको गिरफ्तार करने के, उनके बच्चे उनकी फैमिली को हैरास किया गया, उनके साथ उनके मुलाजमों को किया गया। जब आपके घर पे छापे पड़े, आप मतलब यू हैपन्स टू बी द, मतलब जो घर था वो कभी उसका कह सकते हैं सदर अयूब खान साहब का था, आर्मी चीफ का था, या उनके वाले साहब में स्पीकर रहे हैं ये कौमी असम्बली के, वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वापडा के रहे हैं, वो खुद मिनिस्टर रहे हैं। अब उनके घर में पुलिस जाएगी, वो जाके छापे मारेगी, वहाँ पे आपके लेडीज हैं, घर की हुर्मत ख़राब करेगी, आपके जो मुलाजमीन हैं उनको तंग करेगी। फिर उनके वालिद की डेथ हुई गौहर अयूब खान साहब की, वो जनाजे में थे, पुलिस वहाँ पकड़ने के लिए पहुँच जाए। अब ये चीज़ें बिटरनेस क्रिएट करती हैं, इट्स अंडरस्टैंडेबल, जो ह्यूमन बीइंग, वो तो नहीं है ना कोई सुपर नेचुरल, तो नहीं है कि हाँ जी हम यहाँ पे बैठ के कहें कि उसको हर चीज़ भूल जानी चाहिए, जो भी सलूक हो रहा है, जो जैसे भी हो रहा है। सो वो मुश्किल है, वो नहीं होना था, बिटरनेस थी। अब उनसे अब ये तवक्को करना, क्योंकि उनके दादा जो थे वो इस मुल्क के वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, या उन्होंने टेक ओवर किया। अब एक ये ग्रैंड सन को उसका ब्लेम नहीं किया जा सकता,
कि जो कुछ उन्होंने अयूब खान साहब ने किया उसका जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए, इनको अयूब खान ये उमर को लेनी चाहिए। लेकिन फिर एक और काम करना चाहिए, जब आप जमहूरियत की बात कर रहे होते हैं फिर आपको वो डिस्टेंस करना पड़ता है अपने ग्रैंडफादर की लेगेसी से। फिर आप वो ख्वाजा आसिफ वाला रूट लें जो ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि मैं अपने बाप के जो उनका दौर था मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उन्हें जन्नत जा की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, उनकी कैबिनेट में नहीं बैठना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ ने किया अपने आप को, ठीक कह रहे थे आज। तो फिर उमर अयूब को ये काम करना चाहिए, एक दिन हौसला कर लेना चाहिए कि मेरे दादा ने ऑल्दो आई वाज़न्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स द डिसीजन मेकिंग, लेकिन फिर भी मैं एज ए डेमोक्रेट फील करता हूँ कि मुल्क में उन्हें मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहिए था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फिर हिम्मत करें, थोड़ी सी कह दें। अब वो उसमें से रिवायती लेगेसी को भी ब्रेक नहीं करना चाहते कि पश्तून मुआशरे में ये ना समझा जाए देखो जी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इन्होंने अपने दादा की लेगेसी को या उनको ये गलत साबित कर दिया कौमी असम्बली में, क्योंकि ताकि मैं अपने आप को एक डेमोक्रेट एक अपने आप को करूं। लेकिन फिर करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप अपने दादा को भी डिफेंड करें, अपने वालिद साहब को भी करें और फिर बाकियों को कहें जी आर्टिकल 6 लगाएं, मतलब बाकी अनडेमोक्रेटिक बैठे हुए हैं, डेमोक्रेसी की बात इस तरह फिर ये उसमें मुश्किल में मेरा ये ख्याल है कि इनको अपोजिशन लीडर खुद नहीं बनना चाहिए था। नंबर 1 उमर को ये जो मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ, बिकॉज के हर कोई वहीं से शुरू होता है कि आपके दादा ने इस मुल्क में अगर मार्शल की बुनियादें रखी थी। इमरान खान साहब को भी इनको नहीं लगाना चाहिए। ही माइट हैव मेड, मुझे अगर मेरे पास में होता, मैं मतलब टीवी पे कह रहा हूँ तो मैं होता, मैंने तो कहा था, हमने शो किया, मैं उमर को वज़ीर आज़म बना दें, कंसेंसस वज़ीर आज़म बना दे, डिसेंट आदमी, पढ़ा लिखा है, उसने पहले मतलब 2-3 दफ़ा वज़ीर रहा हो, इकॉनमी समझता है, वो बेहतर है, उसको बना दें। इमरान खान साहब को भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी मैं बना रहा हूँ, हमारे अंदर जो जहाँ कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे गुस्सा है, एंगर है, वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा वो भी नहीं बना सकते, ठीक है जी आपकी मर्जी, मतलब जमहूरियत हमारे आपकी ख्वाहिशों पे तो नहीं चलनी। फिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए सबसे बेस्ट जो कोई चॉइस हो सकता था उमर अयूब हो सकता था। इफ आई हैव टू पिक एनीवन फ्रॉम द रैंक्स ऑफ अपोजिशन तो आई विल पिक उमर अयूब, क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, ये इमरान खान साहब के दौर में एनर्जी के वजीर रहे हैं, इनका तजर्बा है खासा। सो वो वहां पे बैठ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की आपको रिक्वायरमेंट है, उमर पूरा उतरता था। उमर के जिम्मे जो काम लगाया गया है, मेरा ये ख्याल है कि वो ठीक है पीटीए करेगी, पीटीए इस महाज पे वो खाएगी, मार खाएगी हर दफा। इनको कोई ना कोई बंदा लगाना चाहिए था अपोजिशन लीडर। अपोजिशन में से मरा के लग गए। अगर मुझसे पूछें अगर आपने लड़ाई झगड़े करने हैं तो फिर शेर अफजल मरवा साहब से बेहतर कौन हो सकता था। नंबर 1 आपने लड़ने के लिए बंदा, खान साहब के साथ लड़ने वाले बंदे चाहिए ना। आपने अलीमीन गंडापुर साहब को भी लड़ाई के लिए रख लिया है। अपोजिशन में भी आपको एक मतलब बंदा चाहिए। उमर अयूब को आप पुश कर रहे हैं कि जी आपने लड़ना है जो उसका मिजाज के खिलाफ है, नोए को मारे पेट, क्योंकि एंगर है, उसके घर पे छापे मारे गए, फैमिली में उनके घर की 4 दीवारी को वो किया गया, साबिक प्रेसिडेंट, उनके वालिद साहब बहुत बड़ी चीज से खुद वो रहा है, बंदे में एंगर आता है। आपकी भी तो ईगोस के इश्यूज हो, सो वो उस एंगर में है, उसको गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि अगली बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि उमर का अपना बेटा जो है इस आर्मी में कैप्टन है, अली नाम है उसका, अली अयूब, एंड ही इज ए वंडरफुल बॉय माशाल्लाह, कोई उसके 6.5 फुट कद है उसकी, ही इज इन द आर्मी, ही इज द कैप्टन। सो इनकी फैमिली जो है, आप ये भी देखें कि उनके दादा जो हैं वो आर्मी में रहे, फिर इनके वालिद जो हैं वो आर्मी में रहे, फिर बेटा है वो आर्मी में है। सो एक ट्रेडिशन तो है। उसी के घर पे अगर आप छापे मारते हैं वो गिरफ्तार करने के लिए, फैमिलीज को बाप के जनाजे पे भी वो नहीं जा सकते और वहां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टॉर्चर किया गया, उमर को मारा भी किया था, वो पिक्चर सही थी। तो बंदे में बिटरनेस आती है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, इस काम के लिए मतलब अगर बैरिस्टर गौहर साहब को क्या मतलब हो सकता है, डिसेंट मतलब डिसेंट आदमी कोई अपोजिशन लीडर नहीं बन सकता जो वहां पे गाली दे, लड़ाई करे, झगड़े करे, फटे करे। ये चॉइसेस हैं आपके। इसवत खान साहब को मेरा ख्याल है थोड़ी सी कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो फ्रंट पे आके थोड़ी सी। अच्छा क्लास साहब, आप बानी पीटीआई पे आ ही गए हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है, तो वो अभी वहां पे जो बातचीत कर रहे हैं अडयाला जेल के अंदर, वो कह रहे हैं मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा, इनसे मुल्क नहीं समझेगा जुलाई और जून में। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल fail to understand, does he want to talk, does he not want to engage? अगर वो नहीं engage करना चाहते तो वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं, और अगर engage करना चाहते हैं तो दूसरी पार्टी को भी देख लें जो उनके साथ engage नहीं करना चाहती। खान साहब का एक चीज़ ना, खान साहब का मिजाज है जो अभी हफीजुल्लाह खान न्याय साहब ने भी कही कि वो एक अग्रेसिव अप्रोच पे बिलीव रखते हैं, वो बुलिंग पे बिलीव रखते हैं, वो फाइटिंग पे बिलीव रखते हैं कि जनाब के बंदे को दबाया जाए, उसको मतलब उसको डराया जाए, उसको बुली किया जाए और फिर उसके अपनी मर्जी के मुताबिक वो नतायज लिए जाएँ। लिहाजा वो उन्होंने अपने गिर्द वही लोग रखे हैं, उन्हीं को एक्सेस दी है जो उसी मिजाज के हैं, जो थोड़े से पोलिटिकल मिजाज के थे, जो खान साहब को थोड़ा ठंडा रख सकते थे सियासी तौर पर कि सर हमें थोड़ा सा बाज़ दफ़ा स्ट्रैटेजिकली पीछे हटना भी ज़रूरी हो जाता है, स्पेस देते होते हैं। खान साहब उनकी नहीं सुन, जो उनको मशवरा दे कि हमें अच्छे तरीके से बातचीत करनी चाहिए, हुकूमत के साथ मामला ठीक कर, वो कहते पार्टी ये गद्दार हैं,
ये एजेंसियों के एजेंट हैं, ये टाउट हैं, ये मिले हुए हैं पार्टी तबाह। मतलब कोई बंदा जो है वो खान साहब के साथ इस जुर्रत नहीं करता बात करके दिखाएगा खान साहब। तो वो खुद क्यों खत लिख रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब उन्होंने अलवी, जो बंदा अब जाता है ना वो खान साहब को चुक के रखता है। अलवी साहब का ट्वीट देख लें, चुक्की जान के चुक्की जो मैं कितना चुकने खान, वो खान साहब ने जरा थोड़ा सा जमीन पे रहने दे, उनको थोड़ा सा अलवी साहब को जरूरत करनी चाहिए, कोई एक दो और बंदों को करने चाहिए कि सर इस वक्त हम जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं करते जा रहे हैं तो ये एक इसका पार्टी को नुकसान हो रहा है। वो जी वोट बैंक आपका बढ़ रहा है, वोट बैंक बढ़ रहा होगा, आप जीत गए, सबको पावर तो नहीं मिली ना। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में थोड़ी सी आपको हल्की सी आपको स्पेस देनी पड़ती है। अब जो बंदा जाता है चुक्की जा रहे हैं, ये सहाफ़ी चुक्की जा रहे हैं खान साहब को, ठीक है, यूट्यूबर चुकी जा रहे हैं, हम कालम निगार चुकी जा रहे हैं, रेटिंग आ रही है, शो चल रहे हैं, खान बस तुसी खान साहब तुसी कल्ले हो, तुसी छेकड़ी हो, तुसी आखिरी हो, थोड़े बाद क्या मत है, तुसी ना गल करनी, ना झुकने, ना बिकने, ना कुछ करना है। उसका नुकसान ये हुआ खान साहब, क्योंकि खान साहब एक बेचारे लंबी आड़ डील में फंस गए। मैं अगर उन्हें थोड़ा सा दे सकता हूँ, कात क्या है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन वो लोग पूछते हैं मशवरे तो दिया करें, हालांकि मैं देता नहीं होता देने। खान साहब को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए मशवरा, खुद माशाल्लाह मेरी तरह के कुल हैं कि कुछ महीनों के लिए अगर थोड़ी सी जिप कर लेना 3 महीने, ये सारे आपस में लड़ेंगे। इनके बहुत सारे इनके ट्रेजिक फ्लाज हैं, फॉल्ट लाइंस हैं हुकूमत के अंदर, हुकूमत के विद इन पार्लियामेंट की और इनकी ये प्रेसिडेंसी की लड़ाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट है, मीडिया है। आपने क्योंकि 180 पे गाड़ी को रखा हुआ है तो वो सब कंबाइन हुआ यूनाइटेड है। सो खान साहब की इस वक्त भलाई अगर की जा सकती है, जो मैं मशवरा दे सकता हूँ, जो मेरे मुंह पे पड़ेगा कि खान साहब 3 महीने के लिए अगर थोड़ा सा जिप कर लेना, इनको बड़े अच्छे नतायज मिलेंगे, मेरा ये ख्याल है। बाकी वो नेको बात हम हजूर को समझाए जाते हैं कि करनी खान साहब ने अपनी मर्जी है। ठीक है क्लास साहब, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे ये जो आपने फॉल्ट लाइंस और ट्रेजिक फ्लॉज का जिक्र किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी कुछ मामलात हैं जिसमें वीट स्कैंडल, ये एक हालिया भी एक है और एक पिछला वीट स्कैंडल है जिस पर रिलीफ मिला है, उसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, कुछ वीट स्कैंडल की बात करेंगे। आज एक रिलीफ मिला है शहबाज शरीफ को, जो उनके दौरे हुकूमत में रमज़ान पैकेज आया था, उसमें कोई करप्शन का गंदम के हवाले से स्कैंडल था, जिसपे रिलीफ इस के तहत दिया गया है कि जी नैब के जो कवानीन में अमेंडमेंट्स हुई तो उसके तहत ये रिलीफ मिल गया। ये मेरिट पे तो रिलीफ, अब आप ये तो छोटा सा रिलीफ है जो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को मिला। शहबाज शरीफ साहब को बड़े बड़े रिलीफ मिले हुए हैं, नवाज शरीफ साहब को मिले हैं। ये तो जिस दिन वज़ीर आज़म बने थे 2022 था मेरा ख्याल है, जब वो आए थे इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ तहरीक एतमाद, उस दिन ज़मानत पे थे। 16 बिलियन रुपीज़ का मनी लॉन्ड्रिंग का हमजा साहब पे उन पे था, ज़मानतें हो गई, केसेस खारिज हो गए। जरदारी साहब को रिलीफ मिला। रिलीफ ये होते हैं कि जरदारी साहब पे कितना बड़ा उन पे FIA का कितना बड़ा केस था, वो करेंसी वाला, अकाउंट वाला, वो फलूदे वाला, तो रक्शे वाला, वो सदर पाकिस्तान बने बैठे। नवाज शरीफ साहब पे कितने बड़े केसेस थे, वो सारे ये रिलीफ होते हैं। ये तो छोटी मोटी अफसरान की, ये मतलब इस लेवल पे नहीं होते। आई वॉन्ट ब्लेम इन पे कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का कसूर है या खान साहब का कसूर है, या उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी आया था, आपको याद है वीट स्कैंडल आया था, उसमें ये समीउल्लाह साहब थे जो थे ये वज़ीर ये खुराक, उनको डिसमिस हुए थे, फिर 2-3 ब्यूरोक्रेट थे वो हुए थे। ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं इस लेवल पे, अब शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान या जरदारी साहब नहीं कर रहे होते, ये वीट स्कैंडल है, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है, आपके महकमे पास्को के लोग कर रहे होते हैं, आपके फूड डिपार्टमेंट के लोग कर रहे होते हैं, ये उनका काम है। हमने ये समझ लिया है कि हर चीज़ पे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और ये, तो ये लोग बैठ के एक चीज देखो, कोई इस मुल्क में जो दीगर लोग तनख्वाहें ले रहे हैं उनकी भी कोई ड्यूटी बनती है नहीं बनती। महकमा खुराक के जो इतने हजारों मुलाजमीन उनका भी ये मुल्क है कि नहीं है, ये पास्को जो है कुछ इनका मुल्क है कि नहीं है। सो ये जो रिलीफ थे वो बड़े बड़े रिलीफ उन्होंने ले लिए, वो शरीफ फैमिली ने भी सारे ले लिए, वो जरदारी साहब ने भी ले लिए, बाकी साहब ने ले लिए, वो हमने देखे हुए हैं। नो कमिंग टू द पॉइंट जो यहाँ पे हो रहा है, असल जो चीज़ थी एक इतना बड़ा, मतलब हमें तो याद ही नहीं था, टू बी फेयर भाई, मेहरबानी नैब कीजिए, मुझे तो याद करा, टाइमिंग चेक करें। वीट स्कैंडल ऑलरेडी बना हुआ है, एक बना हुआ है, उसकी इंक्वायरी का कोई पता नहीं है। मंडे को रिपोर्ट आनी थी, हाँ वो मंडे भी गुजर गया, अगला मंडे आ गया, आज 8वां दिन, 8 दिन पूरे हो गए, रिपोर्ट ही गायब, मतलब मुद्दा भी गायब, बंदे भी गायब। और उन्होंने किन को सस्पेंड कर दिया? एमडी पास, डायरेक्टर मार्केटिंग हो गए, कसूर उनका निकला है। भाई साहब आप जब तक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, हालांकि मुझे खुद बड़ा गुस्सा है पास्को वालों पे, उन पे मेरा अपना मतलब है, हमारे गाँव में क्या पूरे इलाकों में प्रोक्योरमेंट है वो जी, पूरे पंजाब में तबाही मतलब बोली, हमारे किसान मारे गए हैं, लोग मारे गए बेचारे, गरीबों की पूरी साल की होते। मुझे खुद उन पे बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने हमारे किसानों के साथ बड़ा जुल्म किया, पास्को ने किया, महकमा खुराक वालों ने, इनके साथ इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कोई पास्को ने देनी होती है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कोई आपके फूड डिपार्टमेंट ने देनी होती। मैं अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्ट लाइक अगर डेविल्स एडवोकेट, तो ये शहबाज शरीफ साहब ने देनी थी। अभी की टारगेट आपने देने हैं ना, आप कर दें 3 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट करें,
तो वो करेगा, वो जाएंगे बैंकों से लोन। अभी भी आपने अपनी जान छुड़वा ली है। जो आपके वजीरों की मतलब इंक्वायरी हो रही थी, निगरान हुकूमत का इसमें रोल आ रहा था, मोहम्मद महमूद का आ रहा था, सेक्रेटरी आपका कॉमर्स का आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का आ रहा था निगरान हुकूमत के, फाइनेंस मिनिस्ट्री का आ रहा था। आपने उनको छोड़ दिया क्योंकि लाडले हैं सारे ब्यूरोक्रेट आपके, उनको छोड़ दिया है। तो पास्को वाले का कसूर बन गया कि पास्को को तो आपने टारगेट देना था, शहबाज शरीफ साहब ने टारगेट दिया, उनको कहा। अभी भी कितना दिया है? वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी क्या। उन्होंने 4 लाख मैट्रिक टन, अब जरा अंदाजा करें, ये मतलब है वो भी नहीं बनता, एक बार चूंच भी गीली नहीं होती, इसे 4 लाख टन दे रहे हैं मार्केट में। उनकी फसलें उनकी बेचारों की पड़ी हुई हैं वहां पे। तो अभी भी शहबाज शरीफ साहब को ये दाव लगाना तो आता है, ठीक है, कि एक इशू खत्म हो, ये करना है ना, उससे बड़ा इशू आप पैदा कर। निगरान हुकूमतें पीछे हो गई हैं, ठीक है, उन्होंने साथ ही पास्को के एमडी को करके भुगता दिया। अब हम बात करेंगे, वो कहें देखेंगे हमने एक्शन ले लिया। ये तो तरीका वारदात तो फिर इनको भाइयों को आता है। ठीक है क्लास साहब, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नहीं तो मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करते। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।